ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 4, जिसमें हम बेसिकली एंट्रोपी और गैस फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एंट्रोपी और गैस फ्री एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारा पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। ये हमारा जेई में जेई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन बोर्ड के लिए भी हम लोग, मतलब यहाँ पे बोर्ड तो में नहीं पूछेगा, 11th क्लास में है, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे यूपीसी हो चाहे नीट हो, वहाँ पे हर जगह हमारा थर्मोडायनेमिक्स आएगा। लेकिन बेसिकली जो मैं आज डिस्कस करूँगा ये इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे नीट के लिए भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमारी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 4। तो यहाँ पे हम लोग एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंट्रोपी और गैस फ्री एनर्जी के बारे में। तो हम लोग को पिछली क्लास में हमने देखा था, ठीक है, कि हमारी एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और बेसिक डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने देखा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, जब एक्सटेंशन करेंगे तो किसका वर्क डन ज़्यादा होगा। ये सब हमने लास्ट क्लास में सब कुछ देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसी से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद गैस फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो तुम्हारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसी नहीं है, ठीक है। यानी एक कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है कि तुमने कोई एक डेफिनेशन देख ली और उसको रख लिया, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे हमारे टर्म है, ठीक है, तो हम किसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो हमको पता होना चाहिए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बोलता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बताता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में या नेचुरल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारा क्या होता है, ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस क्या है, ठीक है, या इरिवर्सिबल प्रोसेस। तुमको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस ही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि कुछ हमारी लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि वो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। यानी वो नहीं बता पा रहा था कि मेरी जो रिएक्शन है वो किधर को मूव करेगी, ठीक है। मतलब हमारा बैकवर्ड मूव होगी रिएक्शन, ये कि फॉरवर्ड मूव होगी, ठीक है, या फिर अगर मान लो मेरा हीट ट्रांसफर है तो वो कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी मूव होगा या हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी मूव होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। उसमें इसको बता नहीं पा रहा था कि ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम पे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है। तो देखो, जब भी हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है, सेकेंड लॉ में, तो स्पॉन्टेनियस मतलब है कि अपने आप जो प्रोसेस हो जाए उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। यानी अगर कोई प्रोसेस एक बार शुरू हो गया, ठीक है, तो अपने आप अगर वो होता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका कुछ देखते हैं। तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लो वाटर है, अगर वाटर हमारा क्या है कि अगर हमारा वाटर गिर रहा है झरने से, मतलब पहाड़ी से जब पानी गिरता है तो वो क्या है, उसको हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप ही पानी जो है वो क्या है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, यानी वो एक तरह का क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी अपने आप प्रोसेस वो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पे कोई वाटर बॉडी है, ठीक है,
तो हीट हमारा क्या है, हॉट बॉडी से किधर की तरफ मूव करेगी, कोल्ड बॉडी की तरफ। यानी उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप हमारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो हमारे पे दो वेसल हैं, ठीक है, दो हमारे पे वेसल हैं, उसके अंदर गैसेस हैं, अगर वेसल को हम क्या करें, उस फ्लास्क को अगर हम क्लोज लाएं, यानी मतलब उनको हम अगल बगल ले आए, तो होगा क्या कि जो गैसेस हैं, यानी जो एक वेसल में गैस है और एक दूसरी वेसल में जो गैस है, वो दोनों गैसेस क्या करेंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगे। और वो जब मिक्स होंगी तो उसके लिए हमको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स होगी, यानी अपने आप वो मिक्स होगी, ठीक है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लें, यानी अगर मान लो आयरन है, आयरन को अगर हम क्या करें, मॉइस्चर में रख दें, तो तुम देखोगे कि वो रस्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर जंग लग जाता है। तो कभी सोचा है क्या उसको हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ी? अगर हमारे पे कोई आयरन पिलर है, अगर हमने उसको ऐसे छोड़ दिया, तो क्या हमने उसको एनर्जी दी है कोई कि नहीं, अब रस्ट हम करवाएंगे जबरदस्ती की नहीं, हम उसको खराब करेंगे, हम उसको हीट दे रहे हैं, नहीं, वो अपने आप ही प्रोसेस हो रहा है। यानी रस्टिंग भी क्या हो रहा है, अपने आप ही लग रहा है, तो भी क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जो अपने आप हो रहा है, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर की बात कर लो, अगर तुमने क्या किया, एक कटोरा लिया, उसके अंदर पानी है और उसको रख दिया, तो तुम देखोगे क्या कि वाटर जो है अपने आप इवेपोरेट हो गया, यानी गैस में तुम्हारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो भी रूम टेम्परेचर, ठीक है। यानी जो तुम्हें पता ही है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर होता है। इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे होता है, और बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो इवेपोरेशन अपने आप हो रहा है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी वो भी एक तरह का क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जो अपने आप, ठीक है, उसको हमको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हमको डिस्कस करनी होती है भाई अब की एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी चीज की स्पॉन्टेनियस मतलब बताते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि अगर हमारा कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो उसकी जो डेल्टा एस है, यानी उसकी जो एंट्रोपी चेंज है, टोटल एंट्रोपी चेंज है, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसका क्या है, टोटल एंट्रोपी चेंज, यानी हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिला के, ठीक है, जिसको अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, हमेशा अगर वो पॉजिटिव में है, तो हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। इसी वजह से जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, वो हमेशा क्या होगी, हमेशा बढ़ती, ठीक है। जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होती है, वो कॉन्स्टेंटली हमेशा क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, यानी वो हमेशा इंक्रीज होती है। यानी बिग बैंग थ्योरी क्या है, बोलता है ना कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी उसकी जो एंट्रोपी है, यानी उसका जो रेंडमनेस है, एंट्रोपी को क्या बोलते हैं, रेंडमनेस बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो हम एंट्रोपी को थोड़ा और डिस्कस करें, तो एंट्रोपी अगर हम बात करें, तो अगर एंट्रोपी को हमको डिफाइन करना है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रेंडमनेस, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस या डिसऑर्डर, ठीक है। रेंडमनेस और डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि मतलब कोई भी चीज रेंडमली अपने आप मूव कर रही है। मतलब जैसे क्या है कि अगर मान लो दो गैसेस आपस में मिक्स हो रही है, तो क्या उसमें कोई ऑर्डर है, नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, अपने आप मिक्स हो रही है, रेंडमली मूव कर रही है, ठीक है। मतलब है कि उनको अगर हमने दो वेसल रखा आपस में, इनको मिक्स, मतलब हमने उसको अगल बगल ले आए, तो क्या होगा, गैसेस आपस में मिक्स होंगी, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, अपने आप ही रेंडमली वो मिक्स होंगी, ठीक है। ओके, मतलब उनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये डिसऑर्डर है। एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अभी तुमको पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी सारे के सारे लोग क्या हैं, लॉकडाउन में हैं, यानी सारे लोग घर में हैं। तो क्या है कि उनका डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या हो गया अभी, यानी उनका जो रैंडमनेस है क्या है, डिक्रीज हो गया है। अब वो फ्रीली जैसे पहले थे मूव कर सकते थे, पार्क चले गए, ठीक है, घूमने कहीं चले गए, मूवी देखने चले गए, ठीक है, मॉल चले गए, तो वो रैंडमनेस अभी खत्म हो गई, यानी उनका डिसऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। तो जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी को बोलते हैं रैंडमनेस, यानी डिसऑर्डर, कौन कैसे कितना है उसका डिसऑर्डरली वो चल रहा है, ठीक है। ओके, तो एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं।
उसके बाद जो एंट्रोपी होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया? ठीक है, वो हमने पहले भी बात किया था, दो प्रॉपर्टी जो होती है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, ओके, इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट हो मास के ऊपर, एक्सटेंसिव जो डिपेंडेंट हो। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। और ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया? स्टेट फंक्शन का मतलब ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अब अगर हम बात करें एंट्रोपी की, तो एक चीज तुम लोग ध्यान रखना कि जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब है कि रैंडमनेस जो है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का क्या मतलब होता है कि अगर किसी चीज की रैंडमनेस हमको बतानी है, भाई मेरा कोई अगर डिसऑर्डर है या रैंडमनेस है या आपका कोई रैंडमनेस है, क्या तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। भाई कौन कितनी रैंडम से मूव करेगा, कौन सा गैस कितनी रैंडमनेस है उसके अंदर, तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कभी भी हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी चेंज नहीं करते हैं। हम मतलब चेंज जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो कभी भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमेशा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो चेंज इन एंट्रोपी करते हैं। ठीक है, याद रखना, जब जो एंट्रोपी है वो जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, यानी किसी की जो रैंडमनेस है, ठीक है, या उसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, यानी अगर एक गैस है तो वो कहाँ पाए जाएगी वो तुम बता नहीं सकते। यानी उसको एब्सोल्युटली तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई ये कमरे के इस पोजीशन पे इस गैस मिलेगी, कभी नहीं बता सकते क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी कभी भी हम नहीं बता सकते। तो कभी भी हमको जब एंट्रोपी बतानी होती है तो हमेशा उसका क्या बताते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, क्या बताते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, तो ये स्मॉल चेंज के लिए है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये लार्ज चेंज के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हमें जब कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ ऐसे नहीं निकालते हैं, हमेशा हम जब कैलकुलेट करते तो डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं, यानी हम चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया? डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ओके, अब तुमको एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा होगा कि भाई अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, और तुमको मैंने पहले पढ़ाया था कि क्या कहते हैं क्यू होता है, यानी जो हीट है वो तुम्हारा पाथ फंक्शन है। ठीक है, यानी वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से पाथ से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्यू मेरा पाथ फंक्शन है, तुम्हारे जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें दो ही हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, एक हीट और एक हमारा वर्क डन है, बाकी सारे क्या है? स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यार हमने तो यहाँ पे डी रिवर्स मतलब यहाँ पे डी क्यू लिया हुआ है, तो डी क्यू लिया है तो यानी ये कैसे स्टेट फंक्शन हो गया? इसको तो पाथ फंक्शन होना चाहिए। तो ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन होगा। क्यों स्टेट फंक्शन है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? डी क्यू रिवर्सिबल। डी क्यू रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं ए से बी जा रहा हूँ या बी से मान लो ए जा रहा हूँ, और ठीक है, तो रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर वो बी से ए गया और जिस पाथ से गया उसी पाथ से वो वापस भी आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। यानी रिवर्सबली का मतलब क्या है? जहां से गया वहीं को ही वापस आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये तो स्टेट ही पे आ गया ना, जहां से गया वहीं पे आ गया, तो यानी स्टेट पे ही हम देख रहे हैं, हम तो कोई इसका पाथ देख नहीं रहे हैं। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ? डी क्यू रिवर्सिबल। समझ आ रहा है? इसीलिए जब भी हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? डी क्यू रिवर्सिबल। यानी रिवर्सिबल का मतलब क्या है? जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिस पाथ से वो आगे बढ़ रहा है उसी पाथ से वो वापस आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से एंट्रोपी में हम क्या यूज करते हैं? डी क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, इस वजह से एंट्रोपी जो है मेरी वो स्टेट फंक्शन है, यानी किस पे डिपेंड करती है? स्टेट, यानी फाइनल और इनिशियल स्टेट। ठीक है, और सेकेंड चीज ये ध्यान में रखना कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये जो फॉर्मूला है यानी चेंज इन एंट्रोपी है, ये फॉर्मूला हमारा क्या है? डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा क्वेश्चन?
ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा यार अगर मान लो मैं किसी गैस को हीट करूंगा तो वो तो उसकी रेंडमनेस बढ़ेगी, वो और रेंडमली मूव करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, इन्वर्सली होना चाहिए, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी घटनी चाहिए। तो मैंने अभी तुम लोग को क्या बताया कि जो एंट्रोपी होती है, जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है वो तुम्हारा क्या है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो मेरा क्या होगा, जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो बढ़ेगी, यानी उस पर जो डिसऑर्डर है वो बढ़ेगा। लेकिन जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी अगर मान लो मैं हीट चेंज को कांस्टेंट कर लूं तो अगर मेरा जितना लो टेम्परेचर पे इसकी रैंडमनेस होगी, हाई टेम्परेचर पे उसका चेंज उतना ही कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमारा क्या है, जो तुम्हारा क्या है 1/T, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर के होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यानी जो चेंज होगा, अगर तुम चेंज इन एंट्रोपी देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो चेंजेस हो गए एंट्रोपी में, यानी रेंडमनेस में जो चेंज होगा वो मेरा कम होगा। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारी एंट्रोपी पे, ठीक है, कि किसमें हमारा एंट्रोपी बढ़ेगी और किसमें घटेगी। तो देखो रेंडमनेस की यानी चेंज इन एंट्रोपी की बात अगर हम करें तो तुमको पता है कि अगर मान लो मैं किसी का फेस चेंज कर रहा हूँ, या मैं कोई सॉलिड है उसको मैं लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, या लिक्विड को गैस में चेंज कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई चीज हमारी क्या है लिक्विड से किस में जा रही है, गैस में, तब भी हमारी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो H2O सॉलिड है, तो H2O सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यानी सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यानी उसमें क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ एंट्रोपी चेंज क्या होगी, पॉजिटिव। अगर कोई भी चीज लिक्विड से गैस में जा रही है तब भी हमारी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं सी प्रोसेस में देखूँ तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स कितने हैं, रिएक्टेंट की तरफ 2 हैं और प्रोडक्ट की तरफ भी क्या है, 2 हैं, और दोनों तरफ ही गैसेस हैं। तो इस केस में मेरी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, इस केस में ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, यानी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भाई जितना गैसेस मॉलिक्यूल्स मेरा पहले था उतना ही मेरा बाद में है, तो एंट्रोपी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी मेरा क्या होगा, चेंज 0 होगा। फिर सिमिलरली अगर मैं डी पे देखूँ तो डी पे मेरा एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं, हाफ, और ये 3/2, यानी इधर रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है, और सारे गैसेस हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज। ठीक है, ई की बात करें तो रिएक्टेंट की तरफ गैस है जबकि प्रोडक्ट की तरफ लिक्विड है, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव होगी। एफ में अगर बात करें तो इधर भी गैस है इधर भी, लेकिन इधर एक ही मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, तो यहाँ पे एंट्रोपी मेरी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस केस में हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी और किस केस में एंट्रोपी घटेगी तो तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वैसे बेसिक फॉर्मूला यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, टी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब हम क्या करते हैं कि एंट्रोपी को अगर हम देखते हैं तो अलग अलग प्रोसेस में, यानी अगर हमको इनवर्स की एंट्रोपी निकालनी है तो हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चाहिए। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी। सबसे पहले आते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा, डी क्यू सराउंडिंग बाई टी। ठीक है, ओके, तो सराउंडिंग, अब यहाँ पे अगर हम करें तो क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मेरा क्या होगा, ये सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू सराउंडिंग बाई टी। और कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, ठीक है, जितना मेरा सिस्टम में एनर्जी अगर हम देंगे उतनी ही वो क्या करेगा, उतनी वो रिलीज करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव है तो सराउंडिंग की नेगेटिव होगी, अगर मेरे सराउंडिंग की नेगेटिव है तो मेरे सिस्टम की क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ठीक है, जो एनर्जी है मेरा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। यानी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो कंजर्व रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके,
तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं Q सराउंडिंग की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ Q सिस्टम, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम है उसको हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी स्किप करेगी, बस साइन हमारा अलग होगा, ठीक है। कन्वेंशन में मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव आएगा और कोई भी एनर्जी रिलीज करता है तो वो हमारा नेगेटिव है। तो अगर मान लो सराउंडिंग की एनर्जी पॉजिटिव है तो सिस्टम की क्या होगी, नेगेटिव, और ये दोनों बराबर ही होंगे, तो साइन हमारा अपोजिट आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा सराउंडिंग जो होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस Q सिस्टम बाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा सराउंडिंग का निकल गया, तो डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस Q सिस्टम बाई। अब अगर सिस्टम का कैलकुलेट करें तो सिस्टम को क्या है, ठीक है, ये हमारे पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा, डेल्टा एस रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, क्योंकि डेल्टा एस क्या है हमारा पाथ, वो स्टेट फंक्शन है, पाथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों बराबर है। तो डेल्टा एस को हम बोल सकते हैं क्या, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यानी जो भी सिस्टम में चेंज हो रहा है हीट, उसको अगर मैं डिवाइड बाई टेम्परेचर कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आ जाएगा। तो सराउंडिंग का भी हमने देख लिया, सराउंडिंग का क्या था, माइनस Q सिस्टम अपॉन में टी, और डेल्टा एस सिस्टम क्या था, डी क्यू रिवर्सिबल में चेंज ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लो मेरे पे एक कॉपर ब्लॉक है, ठीक है, उसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं और जो कि कॉपर का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन T2 है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो मैं डेल्टा एस इनवर्स की बात करूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान में रखना कि जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, तो याद रखना कि सिस्टम और सराउंडिंग का अगर हमारा डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मेरा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम या सराउंडिंग मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम उसको देख के कभी नहीं बता सकते कि मेरा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। लेकिन अगर डेल्टा एस इनवर्स पॉजिटिव नहीं रहेगा तो मैं बोल सकता हूं कि वो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर कभी भी किसी भी प्रोसेस को तुमको ये बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा हमें डेल्टा एस इनवर्स को देखना है और वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिस्टम और सराउंडिंग नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं और उसको देख के हम कभी नहीं बता सकते हैं कि मेरा वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो अब बात करें अगर डेल्टा एस इनवर्स की, तो डेल्टा एस इनवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम जो है वो क्या होगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और डी क्यू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, यानी मास, ठीक है, यस मतलब हीट कैपेसिटी, ठीक है, और तुम्हारा डेल्टा टी। तो मैं जब मैं पढ़ाया था हीट कैपेसिटी तो वहां पे बताया था, यानी हम डी क्यू रिवर्सिबल को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी, टी तो रहेगा ही, और सराउंडिंग का क्या होगा, क्यू सराउंडिंग, डी क्यू सराउंडिंग बाई टी। तो फिर इसको मैं बोल सकता हूँ, जब इसको मैं इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा मास, मास मतलब जो भी ब्लॉक यानी जो कॉपर है उसका क्या मास दिया है, एस मतलब क्या उसकी हीट कैपेसिटी है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे यार क्या आ जाएगा, नेचुरल ऑफ T2 अपॉन में T1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा Q सराउंडिंग बाई T2, यानी टेम्परेचर उसका T2 है, ठीक है। तो जो Q सराउंडिंग होता है वो क्या है, माइनस Q सिस्टम, ठीक है, उसको भी हम लिख सकते हैं माइनस एम एस डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा, तो हमारा Q सराउंडिंग भी यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये माइनस Q सिस्टम से है। तो सिस्टम का हीट कैसे निकाल सकते हैं, जो भी उसकी हीट कैपेसिटी होगी उसका क्या मास और क्या टेम्परेचर चाहिए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा, यानी तभी हमारा जो हीट है यानी वो क्या होगा, कॉपर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा। समझ में आया, ओके। तो आई होप एक छोटा सा एग्जांपल से तुमको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज हमारी स्पॉन्टेनियस है या नहीं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कॉपर को हम एटमॉस्फेयर पे रख रहे हैं तो क्या वो हीट जो है उसका वो एटमॉस्फेयर में जाएगा कि नहीं, तो वो अपने हीट को एक्सचेंज करेगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कॉपर का टेम्परेचर ज़्यादा है इन कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं कि अगर मान लो हमको एंट्रोपी चेंज बताना है फॉर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है,
तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यानी किसी भी चीज का जब हमारा फेस चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरे पे लिक्विड है, ठीक है, तो अगर लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेपराइज कर रहा हूँ, यानी उसका क्या हो रहा है, उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पे कोई भी गैस है, उसको अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका फेस ट्रांसफर हो रहा है, यानी वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पे कभी भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो मैं एंट्रोपी को कैसे हम कैलकुलेट करें? ठीक है, तो एक चीज तुम ये लिख सकते हो, ठीक है, जब भी हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा। मतलब क्या होगा इक्विलिब्रियम प्रोसेस का, मतलब क्या होगा कि जब भी हम कोई भी फेस ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। मान लो अगर तुम कोई भी लिक्विड है, ठीक है, मान लो वाटर है, वाटर को अगर तुम बॉयल कर रहे हो तो वो क्या होगा, जब तक कि सारा का सारा वाटर बॉयल ना हो जाए तब तक वो इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी हम गैस से उसको लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो मतलब गैस से तुम्हारा क्या है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम्हारा लिक्विड से गैस में अगर हम उस पर ढक्कन लगा दें और बॉयल करें तो तुम देखोगे कि क्या होगा, वो गैस में तो जा रहा है लेकिन ऊपर फिर क्या हो रहा है, फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब भी हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो जब तक कंप्लीटली कोई भी चीज वैनिश ना हो जाए, यानी पूरा का पूरा लिक्विड जब तक गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो ये तुमको ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई चीज फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस केस में हमेशा वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और तब तक उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यानी अगर मान लो मैं मेरे पे क्या है, आइस है, आइस को अगर मैं मेल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे पे आइस है, ठीक है, आइस को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मेल्ट कर रहा हूँ, तो जब तक सारा का सारा आइस मेरा मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक मेरा टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो दो चीजें तुम ध्यान में रखना। तो देखो अगर मैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन पे निकालता हूँ एंट्रोपी पे, तो मान लो मैं फ्यूजन की बात करता हूँ, फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन का मतलब हो गया कि कोई भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। ठीक है, तो उसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला तो मेरा वही है dq/t। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो डेल्टा एस फ्यूजन जब भी हम निकालेंगे तो ये तो हमारा क्यू है, क्यू क्या होगा, हीट है, तो हीट मेरा क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, एंड तुम्हारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, ये मैंने पहले बता रखा था। तो अगर मान लो मेरे पे एंट्रोपी चेंज बतानी है, ठीक है, फ्यूजन की, ठीक, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो मेरा पे क्या हो जाएगा, जो भी उसका एंथैल्पी चेंज, अगर कांस्टेंट प्रेशर बताना है तो जो भी उसकी एंथैल्पी चेंज होगी डिवाइड बाई टी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताना है तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाई टी। और याद रखना फेस ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो वेपराइजेशन कैलकुलेट करना है तो कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी होगा हीट, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये डेल्टा यू आएगा, ये इसको चेंज कर लेना है, डेल्टा यू वेपराइजेशन बाई टी। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को, तो जरा इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आंसर बताओ। तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम लोग चेक कर सकते हो कि जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो इसको कैलकुलेट करो जरा। तो आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन को इसको कर लिया होगा। अब चेक कर लो कि जो तुमने कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इथाइल ईथर जो है वो कितना है, 26 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर यूनिट ऑफ एंट्रोपी बोला जाए तो तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है Q/T वहां से निकाल सकते हो। Q जो होता है वो जूल में लिखते हैं, ठीक है, कैलोरी में होगा, और टेम्परेचर केल्विन में, तो जूल पर केल्विन हो सकता है या कैलोरी पर केल्विन होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बच्चों वाली चीजें तुमको पता होंगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो वेपराइजेशन है इथाइल ईथर का वो कितना है, 26 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये बोल रहा है कि बताओ कि अगर डेल्टा एस कितना होगा अगर उसको हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं और बी में वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम डेल्टा एस वेपराइजेशन की बात करते हैं तो वेपराइजेशन का मतलब क्या होगा, उसको हम लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में। ठीक है,
तो हमको उसकी वेपराइजेशन की एनर्जी दे रखी है डेल्टा एच, ठीक है, एंथैल्पी दे रखा है 26 किलो जूल। तो इसको जूल को हम, ठीक है, किलो जूल है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ डिवाइड बाय टेम्परेचर। याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करेंगे, इसको केल्विन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये 208 आ जाएगा, ठीक है। और एंथैल्पी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि तुम इसको क्या कर रहे हो, इसको तुम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी इसको टेम्परेचर या इसको हीट तुम दे रहे हो। जब हीट दोगे, ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, यानी सिस्टम है तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना, तो यहाँ पे डेल्टा एच मेरा क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 26 × 10⁻³ डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना होगा? 308। तो मेरा जो डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 84.4, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम इसका देखें सेकेंड पार्ट का, तो अगर मान लो वो मेरा वेपर है, वेपर से अगर मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा क्या होगा? एंट्रोपी। तो अगर मैं वेपर से इसको लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच कंडेंसेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो गया? कंडेंसेशन, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो हीट रिलीज होगी तो किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एच मेरा नेगेटिव हो गया, यानी 26 × 10⁻³ डिवाइड बाय 308। तो है तो दोनों बराबर ही, लेकिन बस साइन का फर्क है, क्योंकि एक में क्या हो रहा है? एनर्जी देनी पड़ रही है और एक में एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो तुम देख रहे हो कि दोनों प्रोसेस हो सकता है। तो अगर हमारे पे जब तक हम यूनिवर्स की बात ना करें तो सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है और रिएक्शन फिजिबल भी हो सकता है, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई डाउट है? समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं एंट्रोपी। अब तो हमने एंट्रोपी देख लिया, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का। अब आते हैं एंट्रोपी कैलकुलेटिंग फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग ए प्रोसेस, यानी अलग अलग प्रोसेस के लिए अब एंट्रोपी को जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम मान लो अगर स्टेट ए है, स्टेट ए से मैं स्टेट बी की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमारा है P1 V1 T1, और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट बी, जहाँ पे प्रेशर क्या है? P2 V2 T2। तो एंट्रोपी अगर मेरे को इस सिस्टम को जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा? अब यहाँ पे तो तुम DQ रिवर्सिबल एक्टिव कर ही नहीं सकते भाई, जरूरी तो नहीं ना है कि हर जगह तुमको हीट दिया है। तो हम वहां से अब डेरिवेशन, एक सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमको पता है डेल्टा एस रिवर्सिबल जो सिस्टम का है उसका फॉर्मूला क्या है? DQ रिवर्सिबल बाय T, ठीक है। उसके बाद तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हो कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? DQ प्लस DW। तो हम बोल सकते हैं DQ मेरा क्या हो जाए? DU माइनस DW, ठीक है, ठीक है। अब जो DW है, वर्क डन है, उसको हम क्या यूज करते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। याद आ रहा है? याद करो, याद करो, हाँ गुड। यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या कि DW जो है वो क्या है मेरा? पी डेल्टा वी, ठीक है। और DU जो है इंटरनल एनर्जी है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? NCV डेल्टा टी। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पे कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा टी डिवाइड बाई टी एन आर, ठीक है। यहाँ पे पी की जगह हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा के उसको पी इक्वल टू एन आर टी करके प्रेशर की जगह हम वो वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पे आ जाएगा एन आर डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एन सी वी नेचुरल ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एन आर नेचुरल ऑफ V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला तुम लोग नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ तो उसको जरूर तुम लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। ये चीजें तुमको याद आएगी, ठीक है, क्योंकि बार बार तुम लोग ना वीडियो देख सकते हो ना बार बार कॉपी का पूरा पूरा नोट्स पढ़ोगे। तो जब भी कभी ऐसी चीजें आए तो तुम क्या करो, ठीक है, तो तुम हमेशा जो भी ये फॉर्मूले होते हैं तो उनको एक पेज पे लिख के अपने रूम में उसको चिपका सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा सिस्टम मेरा क्या आ जाएगा? एन सी वी नेचुरल ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एन आर नेचुरल ऑफ V2 अपॉन V1। अब मान लो ये तो मेरा एक जनरल प्रोसेस है। अब अगर मैं मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करूं, आइसोकोरिक मतलब क्या होता है? जब मेरा टेम्परेचर जो वॉल्यूम चेंज हो वो क्या हो? जीरो, यानी डेल्टा भी जीरो है, यानी V2 इक्वल टू V1। तो यानी ये वाला मेरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा? NCV नेचुरल ऑफ T2
अपॉन में T1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, इसको जब T1/T2 करते हैं तो यहाँ पे और ये फिर NCP आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम प्रेशर हमारा 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा NCP नेचुरल लॉग T2 अपॉन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोसेस को निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आइसोकोरिक आ गया, आइसोबारिक आ गया। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो NCV नेचुरल T2 अपॉन T1, तो मेरा क्या होगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी T2 इक्वल टू क्या होगा, T1 होगा। तो जो ये वैल्यू है यानी NCV नेचुरल ऑफ T2 अपॉन T1, ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो क्या होगा मेरा, एन आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन में V1, ठीक है। तो यानी ये जब वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 तो मेरा जो डेल्टा एस सिस्टम हो गया वो क्या हो जाएगा, एन आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन में V1, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो ये सिस्टम का होगा। सिमिलरली अगर मैं सराउंडिंग की बात करूँ तो सराउंडिंग मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा माइनस DQ सिस्टम बाई T, याद आ रहा है, फॉर्मूला भी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, ठीक है, ओके। और आइसोथर्मल की जब भी हम बात करते हैं तो तुमको पता है कि आइसोथर्मल जब होगा तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी है वो क्या होती है, 0 होगी, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में ये सब डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम आइसोथर्मल की बात करते हैं तो आइसोथर्मल में हमारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 0 होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरा अगर डेल्टा U 0 है तो मेरा DQ ही क्या हो जाएगा, माइनस DW, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें डेल्टा एस इन्वर्ट की जगह को तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो यहाँ पे अगर डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू हो गया, डी डब्ल्यू वर्क डन। तो वर्क डन जब हम यूज करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो क्या होता है, ठीक है, याद आ रहा है, एन आर टी नेचुरल और V2 अपॉन V1। तो यहाँ पुट करेंगे टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एस सराउंडिंग क्या जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पे एन आर नेचुरल ऑफ V2 अपॉन में V1, और सिस्टम का कितना हो गया, एन आर नेचुरल ऑफ V2 अपॉन में V1, तो ये माइनस में आ जाएगा। यानी अब जब इन दोनों को हम करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों को हम करेंगे तो मेरा डेल्टा एस इनवर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, एकदम लिख लो इसको कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो 0 होता है, ठीक है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको एकदम क्लियरली लिख लो कि फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज 0 बट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है, लिख लिया इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है कि तुम्हारा क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम जो है, ठीक है, वो 0 होगा, तो 0 नहीं होगा, ना ही सराउंडिंग 0 होगा, ठीक है, सिर्फ यूनिवर्स 0 होगा, ओके। किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। अब आते हैं इरिवर्सिबल के लिए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है, ठीक है, हम सेम पाथ से तो मूव नहीं करते हैं, पाथ अगर हमारा अलग अलग होगा, ठीक है, तो हमारे पे क्या हो जाएगा, तो हमारा जरूरी नहीं कि जो सिस्टम का हो वही सराउंडिंग हो, सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग होंगे। तो सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम तो हमारा यही फॉर्मूले से आ जाएगा, डेल्टा सिस्टम है नॉन नेचुरल और V2 अपॉन, लेकिन सराउंडिंग बराबर नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल में पाथ तो हमारा सेम फॉलो नहीं होगा। इस वजह से जब सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ेंगे तो ये कभी भी क्या होगा, 0 नहीं आएगा, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो सिस्टम हमने निकाल दिया माइनस फिक्शनल डेल्टा वी से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो याद रखना कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करें, सिस्टम और सराउंडिंग 0 नहीं होगा, लेकिन इरिवर्सिबल में 0 नहीं होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जब मेरा Q 0 होगा, जब Q 0 होगा तो उसमें भी देख लेते हैं। तो हमारे पे डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला हमने देख ही लिया कि डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू क्या है, NCV नेचुरल लॉग V2 अपॉन T1 प्लस NR नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है। तो जब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो तुमको मैंने बताया था कि इसमें अगर मान लो हमको टेम्परेचर दिया है, ठीक है, हमको एक टेम्परेचर दिया, दूसरा टेम्परेचर चाहिए और वॉल्यूम दोनों दे रखे हैं, तो हम इसको इस फंक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन तुमको याद होगा, टी वी गामा माइनस वन जो होता है वो हमारा क्या होगा,
कांस्टेंट होता है T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन। यहाँ से हम कोरिलेट करें तो यहाँ पे T2 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 बाई V2। ठीक है, जब यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा एन सी बी नेचुरल लॉग वी वन अपॉन में वी टी गामा माइनस वन अपॉन में एन आर नेचुरल लॉग वी टू। जब ये एन गामा माइनस वन इधर जाएगा ये भी तुम्हारा बराबर हो जाएगा इसके बाद विथ अपोजिट साइन यानी नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या होगा जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे लिख लो कि फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, सराउंडिंग भी जीरो होगा क्योंकि अगर, ठीक है, जब हीट ही हमारी क्या हो रही है एक्सचेंज नहीं, मतलब हीट जो है कांस्टेंट है तो डेल्टा सराउंडिंग भी क्या होगा जीरो होगा। इसका अलावा डेल्टा एस इनवर्स भी जीरो होगा। तो फॉर द एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस ऑल थ्री थिंग्स आर जीरो यानी डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो और डेल्टा एस यूनिवर्स भी जीरो होगा। अब आते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीज। तो यहाँ पे जो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो या जब टेम्परेचर हम टेम्परेचर को अगर कोरिलेट करते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है जब इरिवर्सिबल के लिए यूज करते हैं एन सी बी डेल्टा टी इज इक्वल टू, तुम्हारे पे क्या होगा जब इसको हम यूज करते हैं तो एन सी बी डेल्टा टी को फिक्स स्टैंडर्ड डेल्टा वी से हम कोरिलेट करके करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारी बराबर नहीं होगी तो ठीक है, तो यहाँ पे जो T2 इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होगा T2 रिवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू होगी तुम्हारी डेल्टा सिस्टम की, ठीक है, वो ग्रेटर देन जीरो होगी और सराउंडिंग की हीट चेंज होगी भी तो जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा सिस्टम की बात करें तो डेल्टा सिस्टम हमारा क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा, सराउंडिंग हमारी इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि हीट चेंज नहीं होगा। याद रखना है कि T2 जो इरिवर्सिबल है वो ज़्यादा होगा किससे T2 रिवर्सिबल से। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जब हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा सराउंडिंग में मेरा क्या होगा, यहाँ पे सराउंडिंग जीरो होगा लेकिन जो डेल्टा एस इनवर्स होगा वो भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा, तुम लोग के लिए होमवर्क है कि ये T2 रिवर्सिबल जो है वो ग्रेटर देन T2 रिवर्सिबल कैसे होगी। ठीक है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, जरा देखें कि कितना तुम लोग को आइडिया है। ठीक है, ये कैसे बताओगे अगर मैं इसको हिंट दूँ तो तुम एक्सपेंशन में जाना, एडियाबैटिक सॉरी हाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जाना, तुम लोग देखना कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में किसका वर्क ज़्यादा होता किसका कम होता, उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी तुम लोग देखना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिनको पता होगा। ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखना इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जो सिस्टम होता है वो जीरो नहीं होता लेकिन सराउंडिंग जीरो होगा और डेल्टा एस इनवर्स भी तुम्हारा जीरो नहीं होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देते हैं, जरा न्यूमेरिकल को करो, वीडियो को पॉज करो और एक करके क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, ओके ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने न्यूमेरिकल को इस पर ट्राई किया होगा। तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेरे पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है और वो एक्सपेंड हो रहा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली 25 डिग्री सेल्सियस पे और वॉल्यूम जो मेरा 10 से कहाँ पे जा रहा है 20 पे, तो बताओ पहले व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। ये क्या दिया हुआ मेरे को आइसोथर्मली, यानी आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट और रिवर्सिबली, तो मेरे पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पॉइंट वहाँ पे नेचुरल लॉग था बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन में वी वन। हमको फाइनल वॉल्यूम भी दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, वैल्यू पुट करेंगे इसका सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू जूल वाली यूज करेंगे यानी 8.314। तो मेरे पे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.76 जूल पर केल्विन। ठीक है, सेकंड में पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, तो ये कौन सा आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, और एक्सपेंशन हो रहा, तो फॉर्मूला बताओ जल्दी बताओ, याद आ रहा है वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए। हाँ गुड, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन, या फिर बेस 10 में अगर बात करें तो W इज इक्वल टू माइनस
2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। ठीक है, तो इसको वैल्यू को पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा -1780। ठीक है, अब इसके बाद क्यू सराउंडिंग पूछ रहा है, तो क्यू सराउंडिंग क्या होगा, तो देखो ये क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होगा, जीरो। तो जो मेरा क्यू होगा वही डब्ल्यू होगा, बस साइन हमारा अपोजिट होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो वैल्यू तो तुम्हारी सेम आएगी, बस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्लियर है, तो क्यू सराउंडिंग आ गया। तो फिर ठीक है, अब चौथे में बोल रहा है व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, कैसे निकालोगे, बताओ बताओ बताओ। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम अपॉन में टी। तो सिस्टम का क्या होगा, सिस्टम अगर सराउंडिंग की हीट 1718 है तो सिस्टम की क्या होगी, माइनस में होगी 1718। और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन में करोगे तो आ गया। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ये पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो आइसोथर्मल के लिए सिस्टम और सराउंडिंग का समेशन क्या होता है, रिवर्सल के लिए जीरो, अभी मैंने बताया। ठीक है, अब बी पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट में बोल रहा है कि ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन ओपनिंग स्टोव कॉक एंड अलाउइंग द गैस रश टू इवेक्यूएटेड बल्ब ऑफ 10 लीटर वॉल्यूम। यानी इसका मतलब बी पार्ट में बोल रहा है अगर मान लो यही सिस्टम यही हम सेम करें, तो अब जब हम वैक्यूम क्रिएट कर दें यानी फ्री एक्सपेंशन अगर करें, अगर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यही सारे प्रोसेस दोबारा निकालना। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सिस्टम की कुछ हीट होगी, यहाँ पे यहाँ डेल्टा एस इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 576। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, पाथ हम तो कुछ चेंज कर नहीं रहे, सॉरी पाथ चेंज कर रहे हैं ना, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होगी। लेकिन वर्क डन मेरा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पीक स्टर्नल अगर मेरा जीरो होता है, जब पीक स्टर्नल को जीरो करोगे तो माइनस पीक स्टर्नल डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। सिमिलरली जब डब्ल्यू तुम्हारा जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू भी जीरो होगा तो क्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा सराउंडिंग भी क्या हो गया, जीरो। यानी टोटल जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो तुम्हारी इंक्रीज होगी 5.76 क्योंकि सराउंडिंग जीरो है। ठीक है, यानी ये एक तरह का इरिवर्सल टाइप का होगा। ठीक है, अगर वैक्यूम है तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक तरह का क्या है, वर्क डन नहीं होगा, क्यू एक्सचेंज मतलब क्यू जो होगा वो भी तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, आइसोथर्मल और डेल्टा यू भी जीरो होगा। ठीक है, लेकिन एंट्रोपी तो तुम्हारी सिस्टम की कुछ ना कुछ है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर जोड़ोगे तो तुम्हारी बढ़ेगी बढ़ेगी एंट्रोपी क्या होगी, क्योंकि एक तरह का रिवर्सल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पाथ तो चेंज कर दिया, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि एक्सटेंशन हो रहा है, एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी और कितने से बढ़ रही है 5.76। ठीक है, तो न्यूमेरिकल समझ में आया। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। तो अगर मान लो हमको एंट्रोपी चेंज करनी है क्या केमिकल रिएक्शन की, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लो मेरे पे एक केमिकल रिएक्शन है जैसे ए प्लस बी, ठीक है, और ये हमारा सी प्लस डी है, हम डेल्टा एस सिस्टम प्लस को अगर हमको इसके सिस्टम को करना है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे, जो भी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी होगी माइनस सम ऑफ द तुम्हारा क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। याद रखना एंट्रोपी जो है वो एक तरह का स्टेट फंक्शन है, और जब भी हम स्टेट फंक्शन की बात करते हैं, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, और जब भी हम स्टेट फंक्शन की बात करते हैं तो उस केस में हमेशा एक चीज तुमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइनल माइनस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की जो एंट्रोपी होगी, ठीक है, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की, तो हमारा क्या जाएगा डेल्टा एस चेंज। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आया सबको। चलिए अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अगर हम पहले स्टेटमेंट देखें कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट एंड द कंपाउंड इज जीरो। यानी बोल रहा है कि अगर मान लो कोई भी प्योर एलिमेंट है और अगर हम वो इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रखते हैं, जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है, जीरो केल्विन पे रखते हैं,
तो उस परफेक्ट क्रिस्टल जो है यानी प्योर एलिमेंट या कंपाउंड का उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, जीरो होगी। यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी प्योर एलिमेंट और कंपाउंड जो कि एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा, उसकी हमेशा क्या होगी, जीरो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ओके, तो अगर मान लो हमको मान लो एंट्रोपी कोई एक मान लो हमारे पे वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, उसको हम 0 केल्विन से 25 डिग्री सेल्सियस तक ला रहे हैं, और अगर हमको क्वेश्चन पूछे कि बताओ टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इससे रिलेटेड 2019 में क्वेश्चन आया था जेईई मेन में। ठीक है, तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। तो देखो 0 केल्विन से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे। तो जीरो पे तो ये जीरो होगा, 0 केल्विन पे जीरो हो गया। इसके बाद अब फिर क्या हो जाए, वहां पे तो जीरो है, फिर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं कहाँ से, जीरो से लेके 273, और तब तक के लिए मेरा जो वो है वो तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसकी जो भी हीट कैपेसिटी होगी मल्टीप्लाई विद डी टी, क्योंकि यही डेल्टा एच आ जाता है अपॉन में टी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके मेरा क्या आ जाएगा, इसकी एंट्रोपी निकल गई। फिर प्लस उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी 273 केल्विन पे ये किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, फेज ट्रांजिशन वाला फॉर्मूला, यानी डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन में जो भी टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का या बॉइलिंग मतलब फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट का, तो 273। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ठीक है, ये कब हो गया, जब ये फेज ट्रांसफर हो रहा है। फिर उसके बाद किस में जा रहा है, ये लिक्विड में, 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड में रहेगा। तो उसमें फिर क्या होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड डेल्टा टी डिवाइड बाई टी। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पे क्या आ जाएगा, एंट्रोपी आ जाएगा। ठीक है, इन सबका समेसन मेरा टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब बात करते हैं एंट्रोपी और मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर मान लो मैं सब्सटेंस को मिक्स कर रहा हूँ तो हमारी एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर मान लो मेरे पे दो डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट अमाउंट में है, डिफरेंट टेम्परेचर पे है, तो उसको अगर मैं मिक्स करता हूँ एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो हम एंट्रोपी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एंट्रोपी को डिटरमाइन, ठीक है, हम निकाल सकते हैं अगर हमको फाइनल टेम्परेचर पता लग जाए। फाइनल अगर टेम्परेचर हमको पता लग जाएगा, ठीक है, तो हम डेल्टा एस यूज करके यूज कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू अभी मैंने बताया एन सी वी डेल्टा नेचुरल लॉग टी एफ बाई मतलब टी टू बाई टी वन। तो टी एफ अगर हमको पता लग जाएगा, ठीक है, तो हम तो आराम से उसकी क्या होगा, एंट्रोपी को निकाल सकते हैं। तो अगर हमको एंट्रोपी और मिक्सिंग की बात करनी है तो हमको सबसे पहले फाइनल टेम्परेचर पे पता होना चाहिए। तो मेनली हमारा मेन जो है पंगा वो है हमारा फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी हम फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो फाइनल टेम्परेचर से रिलेटेड ही आएगा, जो कि 2019 में अप्रैल वाले पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो जब भी हमको फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो हम कंजर्वेशन ऑफ हीट लॉ, या हीट लॉ मतलब क्या, हीट भी तो एनर्जी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इक्वल टू क्या होगा, हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारी जो हीट है, हीट को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, याद आ रहा है हीट क्या होगा, Q इक्वल टू क्या, एम सी, ठीक है, डेल्टा टी। याद आ रहा है, हीट कैपेसिटी जब हम पढ़ रहे थे वहां पे Q को मैंने बताया था क्या, एम सी डेल्टा टी, यानी मास, उसकी हीट कैपेसिटी क्या और क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी है। अब हॉट बॉडी तो मेरा लॉस कर रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे, तो ये एम एच मतलब है मास ऑफ द हॉट बॉडी इंटू सी पी मतलब क्या होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट बॉडी इंटू, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर माइनस जो भी उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब कोल्ड बॉडी को मेरा क्या हो रहा है, हीट को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। मैं बोल सकता हूँ कि मास ऑफ द कोल्ड बॉडी मल्टीप्लाई बाई हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड बॉडी इंटू, ठीक है, जो भी उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी। तो अगर हम फाइनल टेम्परेचर को यहाँ पे सब मैंने लिख दिया है कि एम एच क्या है, मास ऑफ द हॉट बॉडी, एम सी क्या है, मास ऑफ द कोल्ड बॉडी, ठीक है, सी पी क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट बॉडी,
CTC क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड बॉडी, TF क्या है, फाइनल टेम्परेचर, TC क्या है, कोल्ड टेम्परेचर, और TH क्या है, हॉट टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल टेम्परेचर की बात करूँ तो इसको जब इक्वेट करूँगा, यहाँ पे मेरा फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, ठीक है, उसी को हम रीअरेंज करें, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ hot body multiply by heat capacity of hot body into hot temperature plus mass of cold body heat capacity of the cold body into, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी डिवाइड बाय, ठीक है, मास ऑफ हीट कैपेसिटी और मास ऑफ द कोल्ड बॉडी मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड बॉडी प्लस मास ऑफ हॉट बॉडी मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मान लो ये कब था, यहाँ पे जब हमने सब्सटेंस को अलग रखा है, ठीक है, अगर हमारा सब्सटेंस अलग है, उनका मास अलग है, तो हमारा फाइनल टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला ये हो। अगर मान लो मैं सब्सटेंस को सेम रखूँ, तब हमारा फाइनल टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा, हीट कैपेसिटी तो बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि एक सब्सटेंस अगर सेम है तो हीट कैपेसिटी तो बराबर होगी, हीट कैपेसिटी बराबर होगी तो ये कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो मेरा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, CP वाली वैल्यू, CP और CP की वैल्यू ये गायब हो जाएंगी, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डोमिनेटर में कट जाएगा, ये आ जाएगा मास ऑफ द हॉट बॉडी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी प्लस मास ऑफ द कोल्ड बॉडी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी अपॉन में मास ऑफ हॉट बॉडी प्लस मास ऑफ हॉट बॉडी, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या कर दूं, सब्सटेंस भी सेम ले लूं और अमाउंट भी सेम ले लूं, तो ये भी वैल्यू मेरी कट जाएगी, तो मेरे पे क्या जाएगा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू जो भी टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी प्लस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी डिवाइड बाय 2, ठीक है, बाय 2। तो ये क्वेश्चन जो ये वाला जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पे क्वेश्चन तुम्हारा 2019 के JEE के पेपर में आया है, ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन छोटा सा करो, इस क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और देखो कि ये क्वेश्चन तुम लोग क्या होता है, और कमेंट सेक्शन में तुम लोग आंसर को लिख भी सकते हो, ओके। तो आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 ग्राम मास ऑफ कॉपर है एट ए टेम्परेचर 393 केल्विन। इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं अभी 100 ग्राम मास ऑफ कॉपर के साथ, ठीक है, दोनों ही कॉपर है, उसका टेम्परेचर कितना है 303 केल्विन, ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे मास मेरा क्या है, अलग अलग है लेकिन सब्सटेंस सेम है, तो यहाँ सब्सटेंस सेम होगा तो मेरा क्या होगा, हीट कैपेसिटी बराबर होगी, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे दूसरा वाला जो मैंने बताया था। तो मास, ठीक है, ऑफ कॉपर 50 ग्राम हॉट बॉडी का, ठीक है, फिर कोल्ड का, और उसका टेम्परेचर कितना डिवाइड बाय दोनों का मास। इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट कर दो, हॉट बॉडी का 50 ग्राम इंटू 393 प्लस 100 300 डिवाइड करोगे तो मेरा फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया 333 केल्विन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डाउट है इसमें, नहीं ना। अब आते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल मिक्सिंग गैस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अगर आइडियल गैस है मेरे पे, उसकी जब हम मिक्स करते हैं गैस को तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी, ठीक है, ओके, उसको भी देख लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि जो मिक्सिंग ऑफ गैस है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है, और आइडियल गैस है और उसको मिक्स कर रहे हैं तो उसमें हमेशा डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, ठीक है, कि कोई भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और कोई भी उसमें क्या होगा, एंथैल्पी चेंज नहीं होगी और इंटरनल एनर्जी भी 0 ही होगी। तो एक चीज याद रखना कि जब भी हम आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा, 0 होगा, और डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, 0 होगा। मान लो यही कमरा है, तो इस कमरे में कोई वॉल्यूम तो उसका चेंज आएगा नहीं, ठीक है, उसी में तो गैस मिक्स हो रही है, ठीक है, तो वो 0 होगा, उसमें कोई एंथैल्पी भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही। याद रखना, मिक्सिंग में रिएक्शन नहीं, अगर रिएक्शन हो गया तो काम खत्म है। फिर रिएक्शन में अगर रिएक्शन हो गई गैसेस तो फिर हम ये सब यूज नहीं करेंगे, फिर तो हमारा फिर करने का तरीका ही केमिकल रिएक्शन हो गई। समझ आ रहा है। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैस का मतलब ये हो गया कि हमारा जो गैस है उनकी कोई भी रिएक्शन हमारी नहीं हो रही है, ठीक है, हम गैस में रिएक्ट जो गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तभी हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। समझ आ रहा है। अगर ये रिएक्ट हो गई, ठीक है, अगर ये रिएक्ट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रहा है।
यानी डेल्टा बी मिक्सिंग हमारा जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग भी जीरो हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग भी हो गया। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इसका पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी। क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिवर्स का पॉजिटिव होना चाहिए। और गिब्स फ्री एनर्जी जो कि मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, तो वो भी हमारा स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा हमारा डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 आर, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, समेशन ऑफ एन आई, एन आई का मतलब है कि तुम्हारा मोल, ठीक है, क्या उसका मोल है, इनटू लॉग एक्स आई यानी मोल फ्रैक्शन, ये मोल हो जाएगा और इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो एन आई मेरा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा और एक्स आई क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पे दो गैसेस हैं, मिक्स हो रही हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 आर, एन आई मतलब उसका जो भी मोल होगा उस गैस का, दो गैस है मान लो N2 और O2, तो अगर तीन होगा तो तीन आ जाएगा क्योंकि समेशन फॉर्मूला तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो भी मोल है मल्टीप्लाई बाय लॉग इंटू उसका जो भी मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जो भी मोल है डिवाइड बाय टोटल मोल। ठीक है, प्लस N2 और लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो इससे हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके तुम लोग न्यूमेरिकल को इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल को देखें तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर मेरे पे 1 मोल CO2 है, 1 मोल N2 है और 2 मोल O2 है और इनको मिक्स कर रहे हैं 300 केल्विन पे। ठीक है, तो बताओ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सबका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। CO2 को x1 मान लेता हूँ इसका मोल फ्रैक्शन, N2 को का मोल फ्रैक्शन तुम्हारा x2 मान लेते हैं और O2 का मोल फ्रैक्शन में मान लेता हूँ x3। तीनों का मोल फ्रैक्शन आ गया 1/4, x1 आ गया। ठीक है, CO2 का, N2 का मोल फ्रैक्शन 1/4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का कितना आ जाएगा तुम्हारे 1/2। ठीक है, तो इसको जब तुम फाउंड करोगे उस फॉर्मूले में, ठीक है, तो तुम्हारा डेल्टा एच मिक्सिंग कितना आ जाएगा, -6 आर नेचुरल लॉग 2। ठीक है, और अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो -6 आर इंटू 2.303 लॉग 2। ठीक है, इसको तुम लोग कैलकुलेट करके